नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के Q3 के जो कल नतीजे घोषित हुए उसके बारे में, और उसको एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो उसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, उसमें हमारे MBT के सिग्नल को कैसे इम्पैक्ट होता है उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ कॉशन करना चाहता हूँ आपको। मैंने कल देखा काफ़ी चैनल्स में, यूट्यूब के चैनल्स में और बाकी वीडियोज़ में जैसे ही नतीजे आए आधा घंटा 1 घंटा में उन्होंने जो नतीजे आए उसको बस बोल के 5-10 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, और उसमें एक एनालिसिस, जो एक रियल एनालिसिस होना चाहिए कि कैसे उसको हम जोड़े हमारे इन्वेस्टमेंट को और हम पर उसमें क्या असर होने वाली है, वो मिसिंग है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ऐसे बाजारू वीडियो से बचें। हमको बाजारू वीडियो नहीं चाहिए, बाजारू एनालिसिस नहीं चाहिए, हमको बाज़ार का एनालिसिस चाहिए, और ये हम करने वाले हैं रियल एनालिसिस इस वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बोलना चाहूँगा, देखो ये हमारे इस चैनल में फर्स्ट वीडियो है कोई एक कंपनी का रिज़ल्ट के एनालिसिस का। तो उसको कैसे किया जाता है, एक एक चीज़ को, पहलू को कैसे हम एनालिसिस करते हैं, वो आप इसमें ध्यान से देखें, आपके मौलिक विचार भी इसमें प्रकटित करें, और उसके बाद इसमें सीखने के लिए एक एक चीज़ को छोड़े नहीं दोस्तों, सो दैट आप आपके एनालिसिस में भी वो बातों को यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी तक हमने जो चैनल बनाया उसके बाद हमने क्या क्या किया है, और स्टॉक में या कंपनी में अभी कैसी सिचुएशन है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं बहुत ही श्योर हूँ कि आप उसको अगर एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, और अंत में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी देने वाले हैं, उसको अगर आप ध्यान से कंसीडर करेंगे तो आपको कोई भी रिज़ल्ट का कैसे एनालिसिस किया जाता है वो एक पक्का जहन में बह जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हमने एक कंप्लीट शेयर एनालिसिस MBT सिग्नल पे किया, जो है मैक्रो एनालिसिस, बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, और हम ये तीनों चीज़ हमेशा जोड़ते हैं। पहले भी हमने बताया है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये तीनों चीज़ जोड़ के, जब ये तीनों चीज़ एक ही डायरेक्शन में सिग्नल दे तभी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेना चाहिए, और ये लेके हमको बैठ नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि इतना इजी नहीं है मार्केट से पैसा कमाना, अदरवाइज़ 90% लोग उसमें पैसा कमा सकते थे। उसको बाद हमको ये एनालिसिस करने के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट ट्रेड को न्यूज़ और इवेंट से हमको ट्रैक करना है, और इसमें भी हमको ऐसे न्यूज़ और इवेंट को सेग्रीगेट करना है, अलग करना है, वो जो जेन्युइन या ऑथेंटिक है और यूज़फुल भी है, यानी इम्पैक्टफुल है। ये न्यूज़ ऐसा होना चाहिए जिसका ये 3 पैरामीटर में कहीं इम्पैक्ट हो सकता है, और उसको अलग करना है किस न्यूज़ से, ऑपरेटर ड्रिवन, फेक न्यूज़ या नॉन इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हमको अलग करके देखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो, और देखते हैं कि एक एक चीज़ को रिज़ल्ट में हम कैसे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला लेसन दोस्तों, कोई भी रिज़ल्ट आप ऑथेंटिक कंपनी की वेबसाइट या BSE NSE जैसे एक्सचेंज की वेबसाइट से पहले डाउनलोड कर दे, ढूंढ ले, और उसके बाद उसका एनालिसिस करें। तो हम आ गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वेबसाइट पर, और उसमें नोटिफिकेशन है, उस पर मैंने क्लिक किया और ये PDF डॉक्यूमेंट आ गया। देखो ये इनका समरी है। देखो हम सबको पता है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आगे के वीडियो में भी हमने बताया है कि मेनली, मैं मेजर बोल रहा हूँ, काफ़ी उनके बिजनेस है, जैसे मीडिया है, IPL के लिए रिलायंस स्पोर्ट्स है, काफ़ी में ऑपरेट करती है, लेकिन मेन जो उनका सेगमेंट है जिसमें 90 to 95% रेवेन्यू या प्रॉफिट आ रहा है वो है O2C। उसके बाद उसका है एक रिलायंस रिटेल का कारोबार, और तीसरा है टेलीकम्युनिकेशन या जियो का कारोबार। और ये हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि आज तक उनके 60% से 65% रेवेन्यू O2C से आ रहे हैं, यानी ऑयल टू केमिकल से, और 35 to 40% रेवेन्यू बाकी बिजनेस या रिटेल या जियो से आ रहे हैं। और उनमें प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी करीब करीब 50% to 55% अभी भी O2C का है, और बाकी प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन रिटेल और जियो का है। और इसमें ऑलरेडी 2 बड़े न्यूज़ आ चुके हैं, जिसका वीडियो हमने रिलायंस रिटेल का फ्यूचर डील के एसेट के लिए, और तीसरा जियो का व्हाट्सएप के साथ जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो हमने बना के कंप्लीट एनालिसिस किया था।
अगर आपको याद है दोस्तों, तो आगे की रिलायंस की वीडियो में हमने बताया था आपको कि वी आर एक्सपेक्टिंग Q3 नंबर्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ O2C रिवाइवल एंड रिलायंस के जियो में जो रिवाइवल है उसके कारण। तो अनसरप्राइजिंगली दोस्तों, रिलायंस ने हमारे जो एनालिसिस थे उसी के मुताबिक रेनफोर्स करते हुए नतीजे पेश किए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, इनका हाईएस्ट क्वार्टरली PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 15,000 करोड़ इन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने EBITDA एक्सेप्शनल आइटम के पहले 26,000 पोस्ट किया है। दोस्तों, इसमें हम एक एक ऐसे वर्ड्स भी सीख लेंगे जो कंपनी बोलती है या ज़्यादातर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको पाए जाते हैं। जैसे ये PAT हो गया। एक चीज़ 2 मिनट आपको समझा देता हूँ दोस्तों। कोई भी कंपनी में आप अकाउंटिंग देखेंगे, आप अपना भी धंधा चालू करेंगे, आपको ये सोचना है हमेशा कि मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं धंधा करता हूँ, तो मैं क्या ट्रैक करूँगा अपना पैसा लगाने के बाद। तो एक आप ट्रैक करेंगे कि भाई मेरी बिकाई कितनी होती है, रेवेन्यू कितना होता है, सेल्स मेरा कितना होता है, करेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे भाई इसमें मेरे एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, राइट। वो एक्सपेंडिचर निकाल देंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा। वो आपको क्या लगेगा, मैं यहाँ लेमेंस लैंग्वेज में प्रॉफिट दे बोल रहा हूँ, बट ये प्रॉफिट नहीं है, इसको ही हम कॉरपोरेटली की लैंग्वेज में बोलेंगे तो EBITDA बोलेंगे। दैट इज़ अर्निंग यानी कमाई बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों, ये इंटरेस्ट जो है वो है डेट का। आपने जो लोन लिया, बोरोइंग लिया, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपने हाउसिंग लोन किया तो आपकी सैलरी में से आप हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो ऐसा आप समझ लीजिए। दूसरा है टैक्स का। ऑफ कोर्स कॉरपोरेट में जो टैक्स उनको लागू पड़ता है वो टैक्स देंगे, जो कमाई हुआ उसमें से ही देंगे ना दोस्तों। तो रेवेन्यू पे तो नहीं देंगे, जो एक्सपेंडिचर निकाल के कमाई होता है उसमें, जैसे हम हमारे इनकम पे टैक्स देते हैं, धंधादारी लोग हैं वो अपनी कमाई पे देते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर निकाल के। और उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है दोस्तों कि जो मैंने ख़रीदा है मेरे धंधे में, फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर ख़रीदा, दुकान ख़रीदी, तो उसकी मरम्मत के लिए, उसको उसी कंडीशन में या अच्छी कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे इनके पास इक्विपमेंट है तो नए इक्विपमेंट लाना, उसका मेंटेनेंस करना, राइट। जो एसेट है उसको ऐसी हालत में कि जो वो प्रॉफिट या प्रोडक्शन कर पाए वो हालत में रखने के लिए जो करना है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, उसके कुछ नॉर्म होते हैं कि भाई आपके एसेट है उसका ऐसा परसेंटेज ले लीजिए, ऐसा डेप्रिसिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, वो नॉर्म के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन करते हैं, राइट। तो ये हो गया उनका EBITDA। अभी आई होप आपको EBITDA क्या है वो पता चल गया। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दोस्तों। मैंने देखा है काफ़ी बाजारू एनालिसिस रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेके फिर पूरा 5-10 मिनट का वीडियो बना देते हैं, खुद अपना एनालिसिस नहीं करते हैं। क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर आप एक बनिया हो, आपकी एक कंपनी है, आप हमेशा देखेंगे कि मेरे बिजनेस से मुझको कितना फ़ायदा हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और बिज़नेस से जो अर्निंग हो रही है वो EBITDA की है, क्योंकि वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है। टैक्स रेट आपके हाथ में नहीं है, आपने एसेट लिया तो डेप्रिसिएशन को आपको एक नॉर्म के हिसाब से करना ही है। आपने जो इंटरेस्ट है वो भी आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है। आप लोन आपको चेंज कर सकते हो, जैसे SBI से ICICI में गए फॉर एग्जांपल, होम लोन है तो, लेकिन आप टैक्स इंटरेस्ट भरना ही नहीं, वो नहीं कर सकते। और कितना बहुत मार्जिनल फ़र्क पड़ेगा ना दोस्तों। तो आपके हाथ में ये अर्निंग है, आपका बिजनेस का पोटेंशियल अर्निंग के ऊपर है कि भाई बिजनेस से जो इनकम आती है वो कितना है। तो ये हो गया, इसीलिए ये कंपनी ने इसको यहाँ दिखाया है पहले। तो वो आप देख सकते हो, EBITDA इनका 26,000 करोड़ है। इट इज़ रियली वेरी गुड EBITDA। एंड उनका डिजिटल सर्विस से EBITDA 9,000 करोड़ है और रिटेल से 3,000 करोड़ है। तो हमने पहले भी बताया था दोस्तों कि अप्रॉक्सीमेटली 50% कॉन्ट्रीब्यूशन और लिटल बिट लेस 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम रिटेल एंड डिजिटल सर्विस यानी कि जियो। तो रिटेल और जियो, राइट। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने जैसी है दोस्तों, जो आपको बाजारू एनालिसिस में नहीं मिलेगी लेकिन बाज़ार के रियल एनालिसिस में मिलेगी, वो है रिटेल का जो भी कारोबार है उसमें पेट्रोल पंप जो इनके हैं उसका कारोबार भी इंक्लूड है। रिलायंस रिटेल में वो लोग अपने पेट्रोल के रिटेल कारोबार को भी इंक्लूड इसमें ही कर रहे हैं। तो ऐसा ही मत सोचिए कि रिलायंस स्मार्ट्स में से आप जो अंदर से चीज़ खरीद रहे हैं उसी का है, उसके बाहर पेट्रोल पंप है तो उसका भी इसमें है।
तो ये एक चीज़ ज़रूरी थी। तो ये 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ उनका हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब रिलायंस में 60% कॉन्ट्रीब्यूशन एनर्जी बिजनेस के अलावा यानी जियो और रिटेल का होगा, तब आप सोच लीजिए उसमें एक फंडामेंटली ब्रेकआउट मिलेगा। दोस्तों, फंडामेंटली ब्रेकआउट ये टेक्निकल जैसा नहीं है, बट इससे आपका बिजनेस एक री रेटिंग के तरीके में आ सकता है। पहले हमने बात किया था कि रिलायंस को एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें मल्टीपल बिजनेस है। O2C जियो उसका एक अलग ही डायनेमिक है, O2C का अलग डायनेमिक है, रिटेल का अलग डायनेमिक्स है, तो तीनों बिजनेस अलग अलग है। तो एनालिस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको एनालिसिस करके वैल्यूएशन किस सेक्टर के हिसाब से दे। जियो या रिटेल में जाओगे तो अलग पीई मिलेगा, O2C में अलग पीई मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिट में इससे, तब इसका री रेटिंग होना संभव हो सकता है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है दोस्तों, उनका जो वन ऑफ द लॉन्ग पीरियड से लॉस मेकिंग बिजनेस था एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, जहाँ से वो ऑयल निकालते हैं इंडिया में, उसमें से भी उनको अभी गैस मिलने लगा है और ये बिज़नेस थोड़ा टर्न अराउंड स्टोरी बन रहा है, क्योंकि उसमें लॉस से इट हैज़ कम इनटू प्रॉफिट। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखने जैसी है। दोस्तों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके फाइनेंशियल टेबल में जाते हैं कि इन्होंने कंसोलिडेटेड बेसिस पे यानी सभी बिजनेस को मिला के कितना उन्होंने नंबर्स दिखाया है, जिससे हम एक कंपेयर कर पाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं GST इंक्लूड करके जो उनका टोटल रेवेन्यू है वो 1,37,000 करोड़। मैं कहीं दोस्तों करोड़ भूल जाऊँ तो आप सोचिए, ये सभी फाइनेंशियल फिगर में करोड़ के बारे में बात कर रहा हूँ, यूनिट करोड़ है। तो 1,37,000 करोड़ है और पहले 1,28,000 करोड़ था अगले क्वार्टर में। मैं ये लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इन्होंने कंपेयर किया है यही साल का अगला क्वार्टर यानी जून से लेके सितंबर, और ये थर्ड क्वार्टर यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर है। इसमें हमको 7.4% का इंक्रीज़ मिला। अभी दोस्तों काफ़ी बाजारू वीडियो और बाजारू एनालिसिस अगेन वी विल कंपेयर। आपको ये बोलेंगे कि देखो रेवेन्यू में इंक्रीज़ हो गया, अगर डिक्रीज़ होता तो अरे डिक्रीज़ हो गया, प्रॉब्लम हो गया शेयर में। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक चीज़ बाज़ार के एनालिसिस के हिसाब से, बनिए के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दे के 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। देखो, रेवेन्यू का कॉमोडिटी प्रोसेसिंग जो करती है वो कंपनी में 2 बार देखने का, आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देने का है, 2 बार देखने का। जैसे देखो, रिलायंस का O2C बिजनेस जहाँ से मेन रेवेन्यू आ रहा है 65%, वो क्या करता है, वो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता है। वो खुद क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा सेलर नहीं है, ये लोग खुद क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल, केमिकल या पेट्रोकेमिकल्स, एविएशन के लिए यानी एरोप्लेन्स जो अपना फ्लाई हो रहा है उसके लिए फ्यूल, ये सब बनाते हैं, राइट। तो आप एक चीज़ सोचिए दोस्तों, जैसे क्रूड का कारोबार में पैसा बढ़ेगा, अब वो लोग रॉ मटेरियल क्रूड यूज़ कर रहे हैं। अभी आप बिजनेसमैन है, बनिया अगेन बनिया दिमाग, आप अगर क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, तो नेचुरली फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ने वाला है, क्योंकि आप भी इसमें लोड करेंगे इसको। तो हो सकता है आपका सेल्स ज़्यादा दिखे। मेन चीज़ है आपका मार्जिन या प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं। अगेन एक एग्जांपल दोस्तों, अगर क्रूड सोचिए $50 में यूनिट में, ये बैरल में होता है, बैरल यानी एक पीप, तो हम $50 पर यूनिट में क्रूड लाते हैं, तो अगर लेट्स से आपका एवरेज प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं उसका सेलिंग प्राइस यूनिट का $55 है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ एग्जांपल। तो आपका कितना मार्जिन हुआ, अगर आप बिजनेसमैन है तो आप अगर मोटा भाई है तो क्या देखेंगे, अरे मुझे $5 मिल रहा है, धंधा। लेकिन और इसमें आपका सेल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका $50 इंटू जो भी यूनिट आपने प्रोडक्ट बेचे, सॉरी $55 इंटू जो भी प्रोडक्ट बेचे उसके हिसाब से होगा, तो सेल्स बढ़ा और आपका पर यूनिट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट $5 हुआ। लेकिन अगर यही क्रूड प्राइस सोचिए दोस्तों $25 हो जाता है, तो आप ये $55 में तो नहीं बेचने वाले हैं, आपका रॉ मटेरियल चीप हो गया, मार्केट में कंपटीशन है, बाकी भी प्रोड्यूसर्स है, तो आप इसको भी बेचेंगे लेटेस्ट से $35। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो आपको मिला एक यूनिट का $10 अभी इसमें आपका रेवेन्यू कितना होगा, अगर सेम यूनिट आपने बेचे हैं तो 35 इंटू लेटेस्ट से 10 बेचे हैं तो 350, राइट, और इधर 10 बेचे हैं तो 550।
अभी आपको बाजारू एनालिसिस बताएगा अरे सेल्स में ड्रॉप हो गया 350 से 550 हो गया, आधा हो गया। अरे भाई इसमें आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट। आपने $10 बेचे तो $100 मिला, इसमें $50 मिला। अभी आप मुझे बताइए दोस्तों, आप किस को ज़्यादा, सेल्स को ज़्यादा प्रॉफिट इसमें देंगे या आप इसमें प्रॉफिट को ज़्यादा महत्व देंगे? तो कंपनी के नेचर के हिसाब से हमको इम्पोर्टेंस पैरामीटर को देना है। पैरामीटर तो सभी में सेम है, हमको इम्पोर्टेंस देना है भाई, मैंने पैसा लगाया है तो मेरे को इम्पोर्टेंस देना है कि इसमें दूँ। तो ये ठीक है, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही अगर आप सर्विस सेक्टर को एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो हो सकता है आप रेवेन्यू को ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि उसमें आपका रॉ मटेरियल में कुछ ज़्यादा नहीं है, ह्यूमन एक्सपर्टाइज और कॉस्ट है, राइट, वो एक्सपेंडिचर है। तो आपको सर्विस सेक्टर में क्लाइंट बढ़ाना प्रायोरिटी है तो रेवेन्यू को आप दे सकते हैं प्रायोरिटी। तो एक डिफरेंट एनालिसिस ऐसे करना है। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि मार्जिन क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने बताया, देखो 26,000, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, 12% मार्जिन बना है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे बिजनेस नॉर्मल स्थिति की तरफ आ गया है। ऑयल टू केमिकल हमने देखा था अगले साल में, अगले क्वार्टर्स में काफ़ी प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, लॉकडाउन, बट ये धीरे धीरे आ रहा है ट्रैक पर, राइट। तो अभी डेप्रिसिएशन वगैरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत गौर करने जैसी लगी दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट कितना कम हो गया, 30% कम हो गया इनका इंटरेस्ट। आज से 2-3 साल पहले हम बोल रहे थे रिलायंस में यार डेट ज़्यादा हो गया, डेट का कंसर्न है, हमारे अगले वीडियो में भी हमने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया था। लेकिन अभी धीरे धीरे आप बोल सकते हो इसका फाइनेंशियल कॉस्ट 2000 करोड़ एक क्वार्टर में कम हुआ है दोस्तों, एक साल में नहीं, 3 महीने में कम हो गया। इट्स अ वंडरफुल थिंग। दिस मीन्स उनका जो अभी इन्वेस्टमेंट आया है उससे फाइनेंशियल कॉस्ट यानी इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, डेट कम हुआ है और कॉस्ट में आपको एक्सपेंडिचर में कम देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक उसका कहाँ होगा इम्पैक्ट, प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हो 40% प्रॉफिट बढ़ गया। अभी बाजारू एनालिसिस कुछ कहेंगे अरे भाई लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है ये, हमको लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर से देखना चाहिए, तो वो भी दोस्तों 13% है। और मेरे हिसाब से ये टाइम में लास्ट क्वार्टर से भी इसको कंपेयर करना चाहिए यही साल का, क्योंकि आपको पता है क्या चल रहा था पूरा कंट्री में से लेके दुनिया में। ये बता रहा है फिगर के एक ट्रिमेंडस रिकवरी नॉर्मल बिजनेस की तरफ आ रही है। तो ये भी मैं एक इसको पॉजिटिव दूंगा। तो इसके हिसाब से टोटल इनका जो हमने आगे देखा था प्रॉफिट हो गया है 15,000 करोड़। It's a good 41% increase with respect to this year's last quarter and about 13% increase with respect to corresponding last year's quarter। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि नॉर्मल सिचुएशन से भी काफ़ी प्रॉफिट उनका बड़ा है। तो आई विल गिव, देखो ये 121 करोड़ इम्पेयरमेंट लॉस है ना। बाजारू एनालिसिस आपको ये इम्पेयरमेंट लॉस नहीं बताएंगे, इसमें 2 प्रॉफिट दिए है। क्यों दोस्तों? इम्पेयरमेंट लॉस यानी वैल्यूएशन का लॉस है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक ऑयल का कुआं ख़रीदा, आपको लगता है पहले इसमें एनालिसिस किया, आपको लगा कि भाई इसमें से मुझे 100 करोड़ का ऑयल मिलेगा। उसके बाद आप निकालते गए, प्रोसेस किया, टेस्ट किया और पता चला नहीं यार इसका जो वैल्यूएशन है पूरा ऑयल नहीं निकलेगा, 80 करोड़ का निकलेगा। तो 20 करोड़ जो कम हुआ वो वैल्यूएशन का लॉस है। मेरे हिसाब से ये फिज़िकल लॉस बिजनेस ऑपरेशन का नहीं है, ओनली वैल्यूएशन का है। तो ये होता है इम्पेयरमेंट लॉस। तो जैसे हमने बताया था एक एक ऐसे फंडामेंटल चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। बाकी कंपनीज़ में भी ये वर्ड बार बार आते रहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग उसके जो मेन बिजनेस है उसको एनालिसिस सेगमेंट वाइज कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था इनका ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन का बिजनेस ये क्वार्टर में लॉस से प्रॉफिट में आया है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, 4 करोड़ रिलायंस के लिए पीनट्स हो सकता है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रॉफिट में आ रहा है तो टर्न अराउंड है। फ्यूचर में इसका परफॉर्मेंस हमको ट्रैक करके देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम जाते हैं ऑयल टू केमिकल में। हमने देखा था करीब 1.35 लाख करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। ऑयल टू केमिकल का रेवेन्यू है 84,000 करोड़ अगेन, सो इट इज़ अबाउट 65% ऑफ आवर रेवेन्यू। ये हम देखना चाहते हैं कि कैसे कंट्रीब्यूशन बाकी बिजनेस का बढ़े। और ईबिटा भी इनका
आप देख सकते हैं करीब करीब 10,000 करोड़ है, जो एक ज़्यादा है। इसमें अगर जितना डिजिटल का अगर हमको ज़्यादा मिलेगा कंट्रीब्यूशन उतना, और रिटेल का, दैट वी आर कंसिडरिंग अ बुलिश साइन। दोस्तों रिलायंस रिटेल का मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये टाइम में जब फिज़िकली लोग झिझक रहे हैं वो टाइम में भी इनका ऑलमोस्ट मेंटेन हुआ है। पहले भी वीडियो में हमने बात किया था जियो मार्ट का व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेशन होगा। फ्यूचर में आपको शॉर्ट टाइम में व्हाट्सएप में जियो मार्ट एज अ फीचर देख सकता है। अभी जियो मार्ट का रेवेन्यू जो उनका डिजिटल ई कॉमर्स बिजनेस है एक्सपेक्टेड है 4,000 करोड़ पर एनम। देखो ये 37,000 करोड़ में से 4,000 यानी ओनली 10% है। लेकिन व्हाट्सएप के डाउनलोड कितने हैं हमने पहले देखा था प्ले स्टोर में 40 करोड़ इन इंडिया, और जियो मार्ट के हैं 1 करोड़। तो 1 से 40 यानी 40 गुना ज़्यादा उनको एक्सेस मिल सकता है लोगों का। प्लस किराना स्टोर भी व्हाट्सएप से जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वी हैव टू सी दैट डेवलपमेंट, नॉट ओनली दिस नंबर। बाज़ारू एनालिसिस नहीं बताएंगे, हम बाज़ार का एनालिसिस करते हैं, तो ये भी एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो आई विल से दिस इज़ अ न्यूट्रल वन, वी हैव टू ट्रैक इट इन फ्यूचर फॉर इट्स परफॉर्मेंस। दोस्तों अभी आ जाता है हमारे मेन हीरो पे जो है जियो का। मुझे एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी दोस्तों, लोग बोलेंगे सिर्फ 5% रेवेन्यू बढ़ा है। अगेन ये सर्विस सेक्टर का सेक्टर है दोस्तों, तो इसमें रेवेन्यू को इम्पोर्टेंस देना है। 5% बढ़ना बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में यानी जून टू सितंबर में वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे थे, काफ़ी डेटा कंजम्पशन हो रहा था। हमको लग रहा था कि सभी टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस का ये बिज़नेस इसमें बढ़ रहा है, लेकिन ये सस्टेन होगा कि नहीं। लेकिन इन्होंने सस्टेन करके बीट किया है, ना सिर्फ सस्टेन किया है, 5.5% ग्रोथ किया है। आगे 5G का भी हमको देखना है। सो ये सभी चीज़ एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। मेरे हिसाब से जियो इज़ अ स्टेलर परफॉर्मर इन दिस, एंड उन्होंने किया है 151 रुपीज़ का ARPU। ARPU होता है दोस्तों एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, विच इज़ वेरी कमांडेबल। मेरे हिसाब से ये आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होने से उनका एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर यूज़र एक्सपेंडिचर कम होगा, तो ये भी आगे जाके बढ़ना चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। तो हमने देखा कि रिलायंस का O2C बिजनेस पॉजिटिव रिजल्ट है क्वाइट, रिटेल इज़ अ न्यूट्रल, वॉच फॉर फ्यूचर, जियो इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव। सो MBT के सिग्नल में यहाँ और पॉजिटिविटी स्ट्रेंथन हो रही है। अभी दोस्तों लोग पूछते हैं कि कल क्या करें साहब, मंडे क्या करें। काफ़ी बाजारू एनालिसिस में भी वो आपको कुछ ना कुछ बता देंगे। मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, हम फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे में ट्रेड नहीं करते हैं। मैंने देखा है रिटेल इन्वेस्टर जो 90 to 95% है, उन्होंने इसमें पैसा गंवाया है, अकाउंट तक खाली कर दिया है, राइट। तो हमारा मकसद है 3 से 6 महीने मिनिमम वेट करना है, और लॉन्ग टर्म 1 ईयर भी इन्वेस्ट करना है, जिसमें हमको 1 ईयर में 30 to 40% का टारगेट से हम रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा एनालिसिस करना है। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमने पूरा एक एनालिसिस कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों हमारा जो मेन मैसेज इसमें से निकल के आया है, कोई भी रिज़ल्ट को बाज़ार हो एनालिसिस मत करिए, बाज़ार का एनालिसिस करिए। और अभी आपको लग रहा है कि कुछ भी करके इफ़ यू रियली वांट टू गो एंड इन्वेस्ट फॉर टुमारो, तो एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। उसमें आपको हमेशा लेवल और स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्ट ध्यान रखना है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं ये शेयर कभी भी एक रेजिस्टेंस फेस किया, देखो इधर आया नीचे गया, इधर आया नीचे गया, ये लेवल में अभी आ चुका है। तो जब भी ये शेयर 2090 के लेवल में आया है, उसने एक रेजिस्टेंस दिखाया है और नीचे गया है। तो हमको हमेशा 2090 को मंडे अगर डिसाइसिवली वॉल्यूम से ब्रेक करता है, वॉल्यूम होना चाहिए एवरेज से ज़्यादा, तभी आप इसमें ट्रेड बनाइए। और आप एक स्टॉप लॉस रखिए दोस्तों। ये कहाँ से ऊपर गया है, इधर है, इधर है, राइट। तो यहाँ से जहाँ भी ऊपर गया है वो उसका एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। इसमें सपोर्ट है 1960 to 70 के करीब। आज का दिन में ट्रेड कर रहा है वो शायद 2000
49 के करीब। तो ये स्टॉप लॉस लगाइए दोस्तों। मैं एडवाइस करूँगा आप जब उसके ऊपर आता है तभी इसमें पैसा लगाइए। आई होप ये कंप्लीट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे लर्निंग की सीरीज़ के लिए मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं हमेशा आपको ये सारी सीरीज़ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके उसके लिए बनाता रहूँगा नॉलेजली। और आप इसको सब्सक्राइब करके ये चैनल का श्योर स्टॉक्स का बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट टाइमली इंसाइटफुल एनालिसिस आपको अपने इन्वेस्टमेंट का मिलेगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।